हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किंग। आप फर्स्ट क्लास लाइव हो गई है। मैं एक्चुअली अपने फोन में ऑन करके बैठी थी बिकॉज़ ये फर्स्ट क्लास है ना इस एप्लीकेशन पे, तो मुझे लगा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। चलिए फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फटाक से सब लोग लाइव आ जाइए, रात की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं आप सब लोग, और कमेंट मुझे स्क्रीन पे दिखा दीजिए प्लीज। तो मैं बच्चों के नाम ले लूं। स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे नितिन कुमार आ चुके हैं, शिवांगी सिंह आ चुकी हैं, राहुल कुमार आ चुके हैं, रजनीश कुमार आ चुके हैं, स्मार्ट गोपाल सिंह, गंजन सोलंकी आ चुके हैं, आशीष आ चुके हैं, अमित आ चुके हैं। और अमित आते ही पहला ही क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैम बायोलॉजी खत्म कब होगी। अरे अमित, इतनी क्या जल्दी फर्स्ट क्लास में ये पूछता है कि बायोलॉजी खत्म कब होगी? अभी तो बायोलॉजी की हमने शुरुआत नहीं की है। चलो सब बढ़िया है, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। देखो बच्चों, मैं कुछ बातें बताता हूँ 5 मिनट में आपकी इस क्लास में बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट है, अलग-अलग टाइप के। वो सारे डाउट आपके मैं कंप्लीट करने यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। ये जो आपका बैच है, ये साइंस स्पेशल का बैच है ना, और इस साइंस स्पेशल के बैच में हम आपको जो साइंस पढ़ाएंगे वो आपके जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं नाम ले रही हूँ, इन सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे इस बैच में बच्चों को किस लेवल तक लेकर जाना है। वनडे एग्जाम में अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे सीजीएल दे रहे हैं, सिविल दे रहे हैं, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या सीपीओ दे रहे हैं, है ना, इसके अलावा आजकल तो सीधे आपको मेंस में भी जीएस आने लगी है। लास्ट सीजीएल के पेपर पे बात है कि आपका मेंस के एग्जाम में भी आपको क्या देखने को मिलती है, जीएस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस कैटेगरी में एनडीए सीरीज की एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्साइट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आपको कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कांस्टेबल हो, चाहे राजस्थान का कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीसीएस के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। जैसे अगर मैं हमारे राजस्थान की बात करूं तो आरएस की तैयारी करते हैं, या अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें, या जेपीएससी की बात करें, या हम बीपीएससी की बात करें बिहार वाले की, तो इन सारे एग्जाम के लिए साइंस कॉमन है। देखो साइंस कभी चेंज नहीं होती। आप लोग मैं तो गोइंग टू कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, और इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं एसएससी का पेपर दूं तो साइंस का लेवल अलग हो जाएगा। नहीं, साइंस सबके लिए कॉमन है, बस जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उन सबकी तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, साइंस आपकी इस बैच में कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे कैसे पढ़ाएंगे, सारी बात करेंगे। हाँ, टीचिंग एग्जाम बिल्कुल हो जाएगी। एएलपी वाले बच्चों तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि एएलपी हो गया, रेलवे में ग्रुप बी हो गया, बिल्कुल एनटीपीसी हो गया, रेलवे में बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैंने कल ही एक ट्वीट पढ़ा था, तो बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी भी आने वाली है, रेलवे की भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब साइंस में जब हम साइंस की बात करते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कुछ चीजें मेरी जो क्लास होगी, पहले मैं बता दूं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होने वाले हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। पहला है आपका बायोलॉजी, जिसको आप जीव विज्ञान बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी आपको कंप्लीट बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि जितने मैंने सारे एग्जाम के नाम लिए हैं, उन सारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है, सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन विज्ञान बोलते हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं सतेंद्र सर। आज रात 9 बजे शायद उनकी क्लास में लगी है, तो आप फर्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए, बड़ी तरीके से पढ़िए, बहुत ही शानदार टीचर। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको आप क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और फिजिक्स है वो आपके फिजिक्स के महारथी अंकुर से पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही, मैंने कहा ना, ये ऐसा ट्रायो है, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया टीचर्स का कि इस बैच में अगर आपने पढ़ लिया ना, तो साइंस आपका कहीं से भी कुछ लेवल से नहीं छूटने वाला है। बैच का नाम है साइंस स्पेशल। बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री आपकी 9 बजे लगी है, फिजिक्स आपकी अभी 3-4 दिन के बाद लगेगी, क्योंकि फिजिक्स वाले सर अमरनाथ यात्रा करने गए हैं, जो अपने आप में आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहुत टफ यात्रा होती है, और सर आएंगे वापस अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। मेरी क्लास कंटिन्यू होने वाली है, आज शनिवार है, कल रविवार है, मैं कल की क्लास लूंगी। मेरी अभी 4 दिन कंटिन्यू क्लास होने वाली है, एंड केमिस्ट्री भी होने वाला है। अब फिजिक्स आएंगे, आपको शेड्यूल में मेंशन कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि मैम हमें पीडीएफ कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी का पीडीएफ आज रात तक आपके एप्लीकेशन पर कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं अपना पीडीएफ एक साथ अपलोड करवा दूंगी। कुछ एक आधा चैप्टर मैंने अभी थोड़ा ऐड किया है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से ये देख रही थी कि इस एग्जाम में कोई नए चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उस चैप्टर को ऐड कर दिया आपकी क्लास में। तो वो पीडीएफ में अभी आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे हम जैसे क्लास करेंगे तो पीडीएफ में अलग से वो आपका 1-2 चैप्टर के आपके नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगी। तो पीडीएफ में डाउनलोड करना, प्रिंट निकाल लेना। आपको बच्चे चाहते हैं कि हम क्लास में नोट्स पढ़ाएं, मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगी, लेकिन कभी कभार होता है कि कुछ चीजें होती हैं टीचर्स जो मुंह से बोल देता है और बोर्ड पे नहीं लिखता है, कि मतलब ये तो लिखने वाली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार वो एग्जाम में आ जाती है, तो आप लोग वो भी साइड में नोट करते हैं ना। मेरा मानना ये है कि नोट्स अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि एक ही बार साइंस पढ़ो, बार-बार पढ़ने का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए, ये हो गया आपकी बात पीडीएफ की। टाइमिंग मेरी सुबह 11 से 12 में क्लास चलेगी, 1 घंटा बहुत है ऑनलाइन क्लास में, 1 घंटा बिना किसी बात किए हुए हम 11 से 12 1 घंटे में मेरी बायोलॉजी क्लास आप करने वाले हैं। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे अपनी क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपकी वीक में जो क्लास छूट गई आपकी वो क्लास अपना अटेंड कीजिए। हां, लेकिन अभी मैं क्योंकि आज शनिवार के दिन बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो शनिवार इतवार भी मैं पूरा लेने वाली हूँ 3-4 दिन आपकी क्लास, ठीक है। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप लिखा दूं मुझसे बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे सब कुछ लिखूंगी। अरे बिल्कुल होगा, एमपी टेट, एमपी पटवारी बहुत अच्छे बायो के क्वेश्चन आते हैं। मैं लास्ट टाइम पटवारी के क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आपको क्लास में बताती रहूंगी मैं। मेरी आदत है, डेली मुझे लगता है अंकुर की भी आदत है कि हम क्लास में जैसे कोई क्वेश्चन आप करवाते हैं, बताते हैं कि इस पेपर में आया वो क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा। आइए, ये हो गया आपकी बैच की कुछ इंफॉर्मेशन, आप अपने आप देख लेना। कुछ बच्चों के डाउट है, मैं सिलेबस सब बातें करेंगे, एक दिन में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अब मैं किसी का हाय गुड मॉर्निंग, और मैं बेटा उसी का ही नाम चेंज हुआ है, पवन कुमार, ठीक है, पवन है या मनीष है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप कभी भी साइंस की बात करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको सिलेबस में दिया हुआ है साइंस, कभी-कभी क्या करते हैं कुछ एग्जाम में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनका अलग-अलग सिलेबस नहीं दिया हुआ होता है, सब एक कॉमन साइंस लिखा होता है। आप ये अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो कुछ एग्जाम में साइंस दिया होता है। जब हम साइंस की बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, हमारे चारों तरफ साइंस है। प्लीज मुझे सुनने की कोशिश करना, कमेंट आप बिल्कुल मत करो, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो, मेरे साथ नोट्स बनाओ, और मेरे तरफ सब भूल जाओ आसपास की बातें, कैसे आएगा क्वेश्चन, क्या होगा, सारा कुछ बताती जाऊंगी, क्योंकि शायद आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूं, है ना। तो ट्रस्ट रखो मेरे टीचर पे, बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे से आपको बायोलॉजी वाला पार्ट कवर करवा दूंगी हर एक एग्जाम के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। देखो आपके चारों तरफ साइंस है, मैं इस कमरे में क्लास ले रही हूं, ये कमरा पूरा साइंस से भरा पड़ा है। आप कह रहे हैं मैम इस कमरे में क्लास साइंस है, इस कमरे में तो पंखा है, ट्यूबलाइट है, डिजिटल बोर्ड है, मैं हूं, पोडियम है, पेन है, ये सारी साइंस है। जब हम साइंस की बात करते हैं ना बच्चा, तो साइंस ना 2 चीजों से बना हुआ है। कैसे? बहुत बेसिक से लेके चलो, बिल्कुल सुनने की कोशिश करना। साइंस में एक चीज होती है लिविंग, लिविंग जिसको हम बोलते हैं सजीव। हम 6वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर लिविंग्स है। हम क्या बोलते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग सजीव हैं। आपने सुना होगा प्लांट्स भी लिविंग हैं, बैक्टीरिया जीवाणु भी लिविंग हैं, है ना, ऐसे आपने चीजें सुनी होगी, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ जानवर सारे लिविंग्स हैं। दूसरा साइंस में जो दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, इसको हम हिंदी में कहते हैं निर्जीव, यानी कि इस कमरे के अंदर 2 ही टाइप की साइंस है, बिल्कुल, या तो वो होगी लिविंग या होगी वो नॉन लिविंग। अब आप कहोगे मैम कि लिविंग तो मुझे समझ में आ गया, इस कमरे में आप लिविंग हो, मान लिया। नॉन लिविंग में कैसी साइंस है, ये मैंने मार्कर को नीचे गिरा दिया, मान लो मैंने हाथ से नीचे गिरा दिया,
तो अगर ग्रेविटी नहीं लगी होती तो क्या ये मार्कर नीचे जाता? नहीं जाता। तो ये क्या है? ये साइंस है, ये साइंस है। तो साइंस दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग। जब बात करते हैं लिविंग क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो सेल से बनी हुई है, जो किससे बनी हुई है? सेल यानी कोशिका से बनी हुई है, उसको हम लिविंग कहते हैं। अब बात करेंगे सेल क्या होती है, कैसे होती है, सारी बात करेंगे, है ना। मैंने कहा ऐसी कोई भी चीज जो सेल यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है उसको हम लिविंग बोलेंगे, और ऐसी कोई भी चीज जो एटम से मिलकर बनी हुई है, एटम का मतलब होता है परमाणु, उसको आप नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु कहते हैं। इतना बेसिक कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कमेंट से ध्यान करना, पढ़ लो यहाँ पे। तो साइंस दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग वही होगा जो किससे बना हुआ है? जो सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और नॉन लिविंग जो एटम यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब जब हम लिविंग की बात करेंगे तो साइंस की किस ब्रांच में बात करेंगे? हम बायोलॉजी में बात करेंगे, हम सजीव यानी कि जो जीव विज्ञान होती है उसमें बात करेंगे। और जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे यानी एटम से बनी हुई चीजों की बात करेंगे तो आप या तो पढ़ रहे होंगे फिजिक्स या आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री, या तो क्या पढ़ रहे होंगे? फिजिक्स या पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे। तो यही तो मैंने कहा कि साइंस में तीन ही मेन ब्रांच है जिसको आपको वनडे एग्जाम में पढ़ना होता है, जिसमें से पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। सबसे बड़ा जो पार्ट और हर एक एग्जाम में जिस जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, बायोलॉजी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कहां से आया ये शब्द, थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा मेरा गला खराब है, मैं भी मेरा बर्थडे था 25 को, तो मैं कश्मीर घूमने गई थी और कश्मीर में थोड़ा सा मौसम जो था ना वो ठंडा था और यहाँ आके गर्मी थोड़ा ठंडा गर्म हो गया, हल्का सा गला मेरा थोड़ा सा खराब हो रखा है, आवाज थोड़ी आपको तेज लगी होगी, लेकिन तब तक मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी, हो जाएगी, है ना। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ। प्लीज प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्लीज 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 कमेंट मत करो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब बच्चा और टीचर कैसे आपको जिस टीचर का समझ में आता है उसी से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। देखो जब बायोलॉजी की बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं। आपके मन में आया जैसे काजल, नाम काजल, तो मैंने सोचा काजल नाम कहां से आया, तो उन्होंने पापा ने नाम रखा, ठीक है सही। आपके सामने एक शब्द आया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी शब्द को लैटिन भाषा में जब तोड़ते हो तो इसका मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस। अब बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स या लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी की यहाँ पे परिभाषा क्या निकल के आई? बायोलॉजी साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। अब लाइफ किसकी होगी भाई? लाइफ किसकी होगी? लिविंग्स की होगी। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों के बारे में या जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म कहां से आया? तो दो साइंटिस्ट के बच्चा कौन? एलएनटी, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, एलएनटी। एलएनटी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बीटेक वाले नौकरी लगता है एलएनटी। तो एलएनटी, एल का फुल फॉर्म है यहाँ पर लेमार्क, एक साइंटिस्ट है लेमार्क। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे तो आपने लेमार्क की इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं रहे तो आगे सब पढ़ने वाले हैं। लेमार्क एंड दूसरे साइंटिस्ट है यहाँ पर ट्रिविनेरियस, ट्रिविनेरियस। ये दो साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर शब्द दिया, कौन सा शब्द? बायोलॉजी। और ईयर 1802। वैसे मैं आपको बता दूं कि वनडे एग्जाम में ना आपको ईयर्स याद नहीं रखने हैं क्योंकि बहुत ही रेयर कभी कभार पूछता है। जैसे सेल की डिस्कवरी किस ईयर में हुई थी, ये कुछ कॉमन है वो याद करने होते हैं, वो मैं बता दूंगी। लेकिन अगर आप नीट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको ईयर्स के साथ में पूछी जाती है। 1801 खत्म हुआ था, 1802 की शुरुआत हो रही थी। उस साल में क्या क्या लेमार्क और ट्रिविनेरियस दोनों एक साथ मिलकर एक शब्द दिए, और जिस शब्द का मीनिंग मैंने बता दिया है बायोस प्लस लोगोस होता है, यानी कि टू स्टडी अबाउट लिविंग्स। लिविंग्स के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ओके मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और मैंने कहा लिविंग कौन होते हैं, तो ये जो आपको एक दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे शब्द हैं, वो सारे बायोलॉजी से ही संबंधित हैं। चलो एक एक करके देखें। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, हाँ जी पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ भी लिविंग है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कछुआ, कछुआ भी लिविंग है। यहाँ पर कोई पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा होगा तो पक्षी भी लिविंग है। यहाँ पर क्या है आपका? एक फ्रूट, फल दिख रहा है, तो फल किस पे लगते हैं? पेड़ पे लगते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये आपका दिमाग है, ये यहाँ पे कुत्ते की फोटो बनी हुई है, डीएनए की फोटो बनी हुई है, खरगोश की फोटो बनी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे शब्द हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया मैम, हमें समझ में आ गया कि हम बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन तो यही है ना आपका, इंट्रोडक्शन तो यही से ही स्टार्ट होता है कि लिविंग आप किसको कहते हैं। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर बता दो लिविंग का, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। पहले मैं 2 या 3 क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, आपको आपका सिलेबस लिखवाऊंगी, उसके बाद कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगी। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि आपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हाँ बच्चे लिखो टाइम पास करके चलिए, नहीं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही ऐसे ऐसे शब्द बता दूं कि जो डायरेक्टली एग्जाम में भी आते हैं। जब तक बच्चे का बेस क्लियर नहीं होगा तो उस बच्चे को चैप्टर स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं एक चैप्टर का मीनिंग बताऊंगी, चैप्टर का नाम भी पढ़ा तो कैसे पढ़ा। सबसे पहले मुझे बता दो, हाँ बच्चा किताब बाद में मिलेगी आपको, प्लीज अभी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। मैं किताब के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ नहीं करना। मैंने पूछा कि लिविंग क्या होता है, आपको समझ में आ गया। बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज लिविंग, क्या होता है लिविंग? आपने मुझे बताया, मुझे पता है, मुझे आप लोगों के दिमाग का स्तर बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों का दिमाग का स्तर क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आंसर दे रहे होंगे। तो एक बच्चा कह रहा है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें रेस्पिरेशन करता हो, जो सांस लेता हो वो लिविंग है। अच्छा, मैं तो नहीं मानती इस चीज को। राजकुमार जी का कहना है जो खाना खाता है वो लिविंग है। अच्छा जी, नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लिविंग, तो सबसे पहले बताना कि ऐसा कोई भी जीव जंतु जिसके बॉडी में सेल्स हो, क्या हो? सेल्स हो, कोशिका हो, यानी कि जिसका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको लिविंग कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई लिविंग जिसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका मतलब है कोशिकीय संगठन से बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर है उसको लिविंग बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। मैंने कहा सजीव किसको बोलते हैं, तो आपने कहा जो सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको लिविंग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, कोशिका क्या है। मैं लिविंग हूं तो मेरी बॉडी में क्या है? सेल्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ कोई भी बॉडी है उसको लिविंग बॉडी बोलते हैं। सेल क्या होती है? सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बन सकती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी, किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बन सकता है। सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? सबसे छोटा है, इसका कुछ हो नहीं सकता। इतना छोटा है कि आप नेक आई से
से नहीं देख सकते हो, आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। मेरा इतने नाखून में लाखों सेल्स हैं, लेकिन क्या मैं दिख पा रही हूँ सेल्स? नहीं दिख पा रही। क्यों? क्योंकि सेल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको। आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा। आपने सेल्स नहीं देखी होंगी, लेकिन मैंने हजारों बार सेल्स देखी है ना? तो सेल इतनी छोटी होती है मैम कि उसको नग्न आंख से नहीं देख सकते, लेकिन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? वो बच्चा आप कहेंगे सेल होती है। यानी कि सेल से मिली हुई कोई भी स्ट्रक्चर है उसको लिविंग बोलेंगे। बात खत्म होगी। अब इसके एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि कैसे सेल से लिविंग बॉडी बन जाती है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको किसी भी लिविंग बॉडी को बनाना है तो आपको एक सेल चाहिए, क्योंकि एक सेल से तो बनेगा। ये पहला सेल जिससे आगे चलकर कोई भी लिविंग बॉडी बनेगा। या मैं हमारी बात करूं, हम लोग कैसे बने हैं? आप मैं सब लोग एक सेल से बने हुए हैं। और वो पहली सेल जिससे आप और मैं बने थे उसको जाइगोट कहा था। उसे क्या कहा था? उसे युग्मनज कहा गया था। व्हाट इज जाइगोट? तो आप कहोगे जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी सजीव के शरीर की कौन सी कोशिका? प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल। यानी कि सबसे पहले कोई सेल नहीं है जिससे आगे चलकर कोई भी लिविंग बॉडी बन सकता है, उसको जाइगोट कहोगे। अब आप सोचेंगे जाइगोट से सिर्फ हम बने? नहीं भैया, प्लांट्स भी जाइगोट से बनते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी लिविंग बॉडी कोई भी लिविंग बॉडी बना है और उसमें उसकी जब बनना शुरुआत हुआ था तो जो फर्स्ट सेल है उसको जाइगोट कहा जाता है। तो हमारा भी फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो एक सेल बनी यानी जाइगोट बना। एक सेल है तो मुझे अच्छे से याद है कि एक बार बीपीएससी ने इतना थका हुआ क्वेश्चन पूछा कि जाइगोट कैसा सेल है, और वहां पर आपको आंसर करना था जाइगोट इज ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय। भाई जाइगोट में एक सेल है तो एक ही कोशिकीय हो गया ना। मैं बोलता हूं फर्स्ट सेल, फर्स्ट मतलब क्या होता है? एक ही, मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन, तो कितना थका हुआ क्वेश्चन है ना। अब जाइगोट बन गया। अब जब ये जाइगोट मैच्योर होगा तो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन, जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ये जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होगा, मैच्योर हो गया, तो इसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। उसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। और ये जाइगोट जो है वो टूट जाएगा ऐसे दो हिस्सों में, और इस एक जाइगोट से दो जाइगोट बन गए, दो सेल बन गए। ये वाला भी आगे टूटेगा, ये भी टूटेगा, इससे दो बन गए, इससे दो बन गए, फिर ऐसे करते 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 बहुत सारी सेल्स ऐसे बन जाती हैं। बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? आपसे पूछे उत्तक किसको कहा गया है? आप बोलेंगे बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारी सेल का ऐसे ग्रुप बन गया, बहुत सारी सेल्स आ गई इतनी सारी, इसको हमने टिश्यू कह दिया। अब टिश्यू में ये जो सेल्स है वो आगे सारी डिवाइड होती रहती है, उनमें डिवीजन होता रहता है। एक टिश्यू का लेयर, दूसरा टिश्यू का लेयर, तीसरा टिश्यू का लेयर, और धीरे धीरे इतने टिश्यू के लेवल बन जाते हैं। और जब वो टिश्यू के लेवल्स आपस में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, अंग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका हाथ, कान, नाक, गला, है ना, खाने वाली पाइप, सांस लेने वाली पाइप, आपका फेफड़े, आपका किडनी, आपका लीवर, सारे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए। और अभी यहाँ पे प्लांट बन रहा है, प्लांट के ऑर्गन्स क्या होंगे? प्लांट की जड़ें प्लांट का अंग है। अगर मैं प्लांट की जड़ें काट दूं तो प्लांट मर जाएगा। प्लांट का तना, स्टेम प्लांट का अंग है। प्लांट की लीफ, पत्ते प्लांट के, वो उसका ऑर्गन है। जैसे हमारे ऑर्गन है वैसे प्लांट के भी ऑर्गन है ना, समझ रहे हो? तो ऑर्गन्स बन गए हैं, और ये ऑर्गन्स एक साथ जुड़कर सिमिलर से काम करते हैं। उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ऐसे ऑर्गन्स जो एक साथ जुड़कर एक जैसे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन्स, तीन चार ऐसे ऑर्गन जो सेम काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉडी बनती है जिस बॉडी को हम लिविंग बॉडी कहते हैं। देखो बॉडी तो स्मारक का भी है, बॉडी मेरे फोन का भी है, लेकिन ये लिविंग बॉडी नहीं है। आप अक्सर गलती करते हो, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम देके आते हो तो वहां पे लिखते हो बॉडी बन गया। बॉडी नहीं, बॉडी तो इसका मार्कर का भी है, इस एसी का भी बॉडी है ना। आप बोलते हैं यहाँ पे लिविंग बॉडी बन गया। तो मैंने कहा कि लिविंग वही है जो सेल से मिलकर बना हुआ है, और सेल से ही आप मुझे बताओ अगर सेल नहीं होती तो क्या टिश्यू बनते? नहीं बनते। अगर टिश्यू नहीं बनते तो आपके ऑर्गन्स बनते? क्या नहीं बनते। अगर ऑर्गन्स नहीं बनते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो क्या एक लिविंग बॉडी बनती? नहीं बनती। तो मैंने यही तो लिखा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी। कोशिका किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी बात को तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और हमारा जिस सेल से हमारा निर्माण हुआ है उसको जाइगोट कहा जाता है, और जाइगोट इज ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। एक कोशिका को हम जाइगोट कहते हैं। इसी चीज को मैं एक फोटो से आपको दिखाना चाहूंगी तो शायद आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्या मैंने कहा? सेल बनी। ये देखो, एक सेल अलग टाइप की हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि एक जैसी सेल्स होती है, ना 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 ना। अगर एक जैसी सेल्स होती तो नाक की सेल्स है, उनका काम सूंघना नहीं होता, आंख वाली का देखना नहीं होता, कान वाली का सुनना नहीं होता। सेल्स अलग अलग होती हैं, उनके काम भी अलग हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग हो सकती है, वो दिखने में अलग हो सकती है ना, लेकिन वो भी सेल चाहिए। तो सेल बनी, और सेल के बहुत सारे ग्रुप से ये देखो एक टिश्यू बन गया, और यही टिश्यू आगे चलकर आपका पेट बना गया। सेल के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से आपका पूरा देखो पेट जिस सिस्टम का हिस्सा होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे देखो छोटी आंत आ गया, ऐसे ही आपका बड़ी आंत, सारी मैंने कहा नहीं, सारे ऑर्गन ऐसे डाइजेशन होता है, एक सिस्टम बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका और हमारा निर्माण हुआ। अब आप यहाँ कमेंट प्लांट्स कैसे बने? भाई प्लांट्स भी सेम इसी प्रोसेस से बने हैं। प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं, प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं। प्लांट के ऑर्गन को हम बोलते हैं प्लांट के पार्ट, भाग। जैसे प्लांट की जड़ें हो गई, प्लांट का स्टेम यानी तना हो गया, प्लांट का लीफ यानी पेड़ के पत्ते हो गए हैं, है ना, डालियां हो गई, शाखाएं हो गई, ये सब प्लांट के ऑर्गन होते हैं। फिर कहते हैं आप किसी प्लांट को काटते हो तो उसको भी उतना ही दर्द होता है जैसे हम लोगों को होता है दर्द। इसलिए पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, है ना। और आजकल तो वैसे पेड़ पौधों की कमी हो गई है, लगाओ काटो नहीं। बात समझ में आ गई नहीं? चलो मैं आगे, इतनी बात समझ में आ गई। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैम आपने कह दिया ऐसी कोई भी लिविंग बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स हो, उसको हम लिविंग बॉडी कहते हैं। एग्जांपल लिख रही हूं मैं। एग्जांपल का मतलब होता है उदाहरण। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, आपके चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर लिविंग्स। जैसे एनिमल्स, एनिमल का मतलब होता है जानवर, घोड़ा, बकरी, भेड़, जितने भी जानवर आपने धरती पर सुने हैं दे ऑल आर लिविंग्स। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। जब भी आप एल्गी नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि मैम पानी के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है उसको एल्गी कहते हैं। मैं आपको बता दूं वो काई ही होती है, वो एल्गी नहीं होती है, वो काई होती है। एल्गी क्या होती है? एल्गी खाने में भी काम में लेते हैं। आपने कभी सुना होगा जो स्पेस में जाते हैं ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। अब अंतरिक्ष में कोई ऐसा थोड़ी पराठे बना के ले जाओ, हलवा बना के ले जाओ, बहुत सारा खाना लेके चले जाओ, इतना थोड़ी भारी कुछ लेके जा सकते हैं। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो अपने साथ एक पैकेट के अंदर इतनी सी एल्गी भर के लेके जाते हैं। एल्गीज में इतना कुछ एल्गीज इतनी ऐसी होती है जिनके अंदर इतना प्रोटीन होता है कि अगर आपने इतना सा खा लिया तो एक दिन आपको भूख नहीं लगने देंगे। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, आपके बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है कि स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ क्या है? तो एल्गीज भी क्या है? लिविंग्स हैं। फंगी, फंगी का मतलब होता है कवक। कवक या फफूंद आपने देखा होगा, रोटी या ब्रेड या अचार के डिब्बे को बहुत दिनों तक बंद करके रख दो तो एक फफूंद सी आ जाती है ना, इसी को आप कवक या फफूंद बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फफूंद भी बहुत सारे टाइप के
की होती है, जैसे मशरूम मशरूम आप खाते हो, वो भी एक टाइप की कवक ही होती है, फफूंदी होती है। और बहुत सारे काम फंगीज काम आते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। शराब बनती है, अल्कोहल बनती है इसी से, ब्रेड बनती है इसी से, या आपका क्या कहते हैं वाइन्स, बियर, सब कुछ फंगी से बनता है। अगर फंगी नहीं होती तो शराब नहीं बना सकते आप। अगला बताइए आपको सारी बातें, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल लिख रही हूं मैं, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया जिसको आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अरे मैम बैक्टीरिया भी लिविंग है क्या? जी हाँ, बैक्टीरिया भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। उन्होंने कह दिया इसमें सेल है वो लिविंग है। अब वो बात अलग है कि आप बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल बहुत छोटी होती है। इस कमरे में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज आर स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। इतने सूक्ष्म है कि आपको आपको नहीं दिख सकते। एक बच्चा कह रहा है प्लांट में नर्व सेल्स नहीं होता, इसलिए प्लांट को दर्द नहीं होता। ओफो, किसने बोला आपको कि प्लांट में दर्द नहीं होता है? आपको महसूस नहीं होता। आपने देखा कि कोई प्लांट को काटते तो रबड़ निकलना, बट प्लांट से कैसे रबड़ नीचे गिरता है, गोंद कैसे नीचे गिरता है, एक लिक्विड टपकता रहता है। हाँ, आपको काटो, आपको दर्द होगा तो आंसू आएंगे, तो प्लांट से आंसू नहीं आ रहे तो इसका मतलब प्लांट को कुछ दर्द नहीं होता है। किसने बोला आपको? चल मैम बीपीसी का 30 सितंबर को होगा, 69 बीपीसी हाँ सितंबर में है, तो सितंबर तक तो आपका बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश ही मानो आप, है ना। मेन चैप्टर पूरे हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको एलजीएस, हिमांशु सिंह, आपने एलजीएस नहीं देखी, मैं आपको एलजीएस दिखाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर बना के छोड़ूंगी, आप बस बढ़िया से मेहनत पढ़ते रहो। एलजीएस दिखाऊंगी आपको, कॉल दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी आपको, पेशेंस रखो, सब चीज दिखाऊंगी आपको, लाइव दिखाऊंगी क्लास के अंदर, डोंट वरी ना। ये सारी लिविंग्स हैं। अब मैं एक नाम लिख रही हूँ जिस नाम को ऐसा कोई भी आज की दुनिया में प्राणी नहीं है जो इस नाम से वाकिफ ना हो। वायरस, विषाणु। आप मुझे ये बताओ, क्या वायरस लिविंग है? क्या वायरस लिविंग है? वायरस के नाम से अमीन मतलब वायरस नाम आपने कब सुना था? सब जानते हैं कोरोना वायरस आया था, जिंदगी हराम कर दी थी, इतने सारे परिवारों को बर्बाद कर दिया ना कोरोना वायरस ने। वायरस, मैंने कहा ये सब लिविंग्स है, तो वायरस क्या है? देखो बच्चा, वायरस को कहा जाता है एसेल्युलर सेल, एसेल्युलर बॉडी। एसेल्युलर मतलब है जिसमें कोई भी कोशिका नहीं है, इसमें सेल नहीं होती है। वायरस में कोई भी टाइप की सेल नहीं होती। अब सेल नहीं है तो लिविंग नहीं हो सकता। जी हाँ, लिविंग नहीं हो सकता। लेकिन मैम ये बताओ, ये लिविंग नहीं है तो कोरोना वायरस ने इतना सारा तबाही क्यों मचा दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिलने वाला है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का ख्याल रखना, मैं एक चीज हिंदी में लिखी हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बायोलॉजी थोड़ा टफ है हिंदी में पढ़ना। और आजकल के एग्जाम में तो क्या करते हैं, देखो जो हिंदी टर्म्स होते हैं ना उनको इंग्लिश में ही लिख देते हैं। कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको इंग्लिश में ही याद रखने पड़ेंगे, उसमें मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बच्चा। अब देखो जैसे कभी कोई वायरस वायरस टाइप कर देता है, अब वायरस की हिंदी तो विषाणु होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया टाइप करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र का बोलते हैं। एग्जामिनर को इतनी हिंदी नहीं आती है। चल मैंने कहा वायरस में क्या नहीं होती, सेल नहीं होती, इसका मतलब है वायरस लिविंग तो नहीं है। फिर वायरस किसका बना हुआ होता है? कोई भी वायरस जो होता है ना, जनरली हम जब वायरस का एक डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा बनाते हैं, कुछ ऐसा सा। कोई भी एक वायरस है उसको जनरली हम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। ये जो वायरस का ऊपर वाला बॉडी, ये बॉडी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब होता है इसका आवरण, इसका कोट, आवरण, ठीक है बच्चा। और ये इसकी टेल होती है, इसकी पूंछ होती है। ये क्या होती है? इसकी टेल होती है, पूंछ होती है। अब मैं कुछ बातें बताने वाली हूं, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। मैंने कहा कोरोना वायरस ने इतना तबाही क्यों मचा दिया, वो लिविंग तो था ही नहीं। फिर भी वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस के अंदर यहाँ पर रहता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। क्या रहता है? इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको आगे पढ़ाऊंगी, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है आनुवंशिक पदार्थ। या तो मैं ये कह दूं कि वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, या मैं ये कह दूं वायरस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस के अंदर रहता है डीएनए और आरएनए, और ये जो डीएनए और आरएनए है ना, इन्हीं की वजह से ही वायरस तबाही मचाते हैं। जीका वायरस, रिका वायरस, रेट्रोवायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, लेप्टा वायरस, फलाना वायरस, H1N1, बर्ड फ्लू कितना चला था बीच में। ये जो वायरस आते हैं ना बीच में, वायरस कुछ भी नहीं होता अगर वायरस के पास डीएनए या आरएनए नहीं होता। तो वायरस के अंदर सेल नहीं है, लेकिन वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और साथ में वायरस के अंदर ये जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड, ये जो इसका आवरण है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। बस इसी प्रोटीन और डीएनए आरएनए की हेल्प से ये वायरस बार बार आते हैं और धरती पर तबाही मचाते हैं। अब ये वायरस इस एनवायरमेंट में ऐसे पड़ा है, इस कमरे में वायरस पड़ा है ऐसे, है ना। अब आपको ये जानने की आपको सब आगे पढ़ाएंगे, प्लीज मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ, आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा, है ना। बाद में बात करना, मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चल रही हूँ। अपन बहुत जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल इतनी जनरल है कि एग्जाम में भी आती है। तो वायरस दो चीजों का बना होता है। वायरस का जो बाहरी कैप्सिड होता है, बाहरी आवरण होता है, वो किसी प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन अलग अलग वायरस में अलग अलग होती है, ठीक है। और वायरस के अंदर रहता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। अभी इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब छोड़ो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा कि वायरस के अंदर सेल नहीं है। अभी इस कमरे के अंदर कोई वायरस पड़ा है, ऐसे पड़ा है, वो लिविंग नहीं है। और जैसे ही मान लो यहाँ पे एक वायरस पड़ा है, कमरा है, ये कमरा है, आप मान लो ये रूम है मेरा, इसमें कैसे वायरस पड़ा है? अब ये नॉन लिविंग है, सेल तो है नहीं, ऐसे पड़ा है। अब ये वायरस किसी होस्ट सेल में चला गया, इसके अंदर होस्ट सेल। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं होस्ट सेल क्या होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका। कोशिका, होस्ट सेल किसी भी लिविंग बॉडी में। ये वायरस अभी कमरे में पड़ा था, अब ये मेरे अंदर आ गया। मैं क्या हूं? लिविंग हूं। जब मेरे घर में कुत्ता है, कुत्ते के अंदर चला गया, कुत्ता भी क्या है? लिविंग। या मेरे घर में प्लांट लगा हुआ है, प्लांट भी क्या है? लिविंग। तो किसी भी लिविंग बॉडी में ये वायरस चला गया, जिस बॉडी के अंदर जाता है उसको होस्ट सेल कहते हैं। सुना होगा ना कोरोना वायरस के टाइम पे, फलाना होस्ट सेल है, जिसके अंदर कोरोना वायरस में क्या हो गया? होस्ट हो गया। तो ये आ गया किसी भी लिविंग बॉडी में, उसको हमने होस्ट सेल कह दिया। अब लिविंग बॉडी में जैसे ही आया और आने के बाद इसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं लिविंग्स जैसे, सजीवों के जैसे। इस कमरे में पड़ा था तो वो नॉन लिविंग था। जैसे ही किसी लिविंग बॉडी में गया, किसी गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, प्लांट्स, हम लोगों में किसी भी लिविंग बॉडी में गया, वहां जाकर ये लिविंग्स के जैसे लक्षण दिखाने लग गया। कैसे लिविंग्स के जैसे लक्षण? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, हम लोगों में प्रजनन होता है, ठीक है। ही ये वायरस भी प्रोड्यूस करने लग जाता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाकर, और अपनी इतनी फोटोकॉपी बनाएगा, इतनी फोटोकॉपी बनाएगा अंदर जाके कि एक दिन के अंदर हजारों करोड़ों अपनी फोटोकॉपी बना के तैयार कर देगा। और फिर धीरे धीरे वो हजारों करोड़ों वायरस हैं, वो इस होस्ट सेल को मार देंगे, इसको बीमार कर देंगे, या इसको मरने के लिए छोड़ देंगे। कोरोना वायरस हुआ था, तो बच्चों वायरस यहाँ नॉन लिविंग था, यहाँ आकर लिविंग हो गया। इसका मतलब में वायरस ने लिविंग को किससे जोड़ा है? नॉन लिविंग से जोड़ा है, नॉन लिविंग से जोड़ा है। सजीव को निर्जीव से जोड़ रहा है, और जोड़ने वाली कड़ी को कहा जाता है बच्चों कनेक्टिंग लिंक। क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक। दो अलग अलग
कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया उसे कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसको माना गया है, तो आपका आंसर करके आओगे, आप सवाल करके आओगे वायरस। समझ में आया वायरस का पॉइंट? मैंने कहा था कि वायरस तबाही किसकी वजह से मचाते हैं? वायरस तबाही मचाते हैं इन दो चीजों की वजह से, डीएनए या आरएनए। अगर वायरस का डीएनए आरएनए निकाल दो ना तो वायरस कुछ भी नहीं है, तो वायरस कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मैंने क्या पढ़ा सुनने की कोशिश करना था, मैं तो कौन सी दुनिया में चलेगी, कहा इंट्रोडक्शन से कोरोना वायरस चलेगी। देखो बच्चों, मैंने कहा बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आपको लिविंग्स की डेफिनेशन परिभाषा नहीं समझ में आएगी, चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लिविंग्स वो है जिसमें सेल होती है, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल से मिलकर बनी हुई है उसको लिविंग यानी उसको सजीव कहा जाता है। और सेल जो होती है वो बच्चा आगे चलकर टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक लिविंग बॉडी बना देती है। अब लिविंग्स के एग्जांपल मैंने बताया, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर प्लांट्स एल्गी शैवाल फंगी कवक बैक्टीरिया जीवाणु, ये सब लिविंग्स होती है। लेकिन एक शब्द हम सुनते हैं वायरस। वायरस जब तक एनवायरनमेंट में पड़ा है तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि किसी भी होस्ट सेल में चला जाता है, वहां पर जाकर वो लिविंग्स के जैसे लक्षण पनपा देता है और उस बॉडी को धीरे-धीरे बीमार या उसको मार देता है। और किसकी वजह से? वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा वायरस का न्यूक्लिक एसिड। इन दो चीजों की वजह से वायरस क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि वायरस ने लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ने का काम कर दिया, यानी वायरस के अंदर दोनों टाइप के लक्षण होते हैं, इसलिए हम वायरस को कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। इतनी क्लास मैंने अभी आपको पढ़ाई है, इससे बनने वाले क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो, इससे बनने वाले क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो। ओके सुरेश प्रजापति, समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? मैंने कहा लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो। ओके मैम, मान लिया। अब मैं ये बताओ कि सेल के अंदर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों का डीएनए वायरस के डीएनए से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हम लोगों का डीएनए वायरस के डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। आपने सुने होंगे डीएनए के टाइप होते हैं, एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन ये समय आने में बताऊंगी आपको, अभी नहीं। लिविंग वही जिसके बॉडी में सेल हो। ओके मैम, हमने भी मान लिया लिविंग वही जिसके बॉडी में सेल हो। अब मेरा क्वेश्चन अगला ये है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। मैंने कहा सेल के अंदर क्या होता है, ये लिविंग्स के कैरेक्टर चल रहे हैं। पहला कैरेक्टर वो क्या है, ये लिविंग्स के अंदर सेल होने चाहिए। नंबरिंग दे देना, नंबरिंग से आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, इससे आपको नोट्स में मिलेगा। दूसरा मैंने कहा कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, तो लिविंग की सेल्स के अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जीव द्रव्य। कोई भी आपसे पूछ ले, एग्जामिनर तो पूछता है, लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में तो काम आता ही आता है, साथ में आपके जिंदगी भर आपको बहुत सारी चीजें जानने में समझने में आपको पता होनी चाहिए। आप जब मेरे से बायोलॉजी पढ़ लोगे ना, उसके बाद इतनी सारी दवाइयां, इतनी सारी बीमारियां, ऐसी चीजें आपको बता दूंगी, छोटे मोटे इलाज तो खुद कर लोगे अपने। सही बोल रही हूँ, छोटे मोटे इलाज तो खुद कर लोगे अपने। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और ये चीजें जिंदगी में काम आएगी। भाई नौकरी लग जाओगे उसके बाद भी तो बीमार होगे ना, बीमार कभी भी हो सकते हो, है ना। आज देखो, आज के पेपर में डब्ल्यूएचओ ने कहा है कोका कोला पीने से कैंसर होता है। आज मैं यूट्यूब पे इसके बारे में वीडियो बनाने वाली हूं। मैं ये बात डब्ल्यूएचओ ने आज कहा है, मैं ये बात जब से पढ़ाना शुरू किया 2015 से, तब से अपने बच्चों को बोलती हूं कोका कोला मत पिया करो, मत पिया करो, मत पिया करो। डब्ल्यूएचओ ने आज बोली है, मैं कितना साल हो गया, 15 से 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए। पहली क्लास से बोलना शुरू करती हूं, वैसे कोई बैचेस में ना पढ़ाया होगा, बच्चा होगा उसे पता होगा कि मैंने कोई ऐसी क्लासेस में ना बताया कोका कोला, थम्स अप, मरीना, ये सब कैंसर कोर्स करती हैं, ये सब कैंसर बीमारियों को। आज देखो बहुत जल्दी डब्ल्यूएचओ बैन लगाने वाला है कोका कोला पे, बहुत दिनों से बोलती आ रही हूं ना ये चीज। ऐसे ही इसलिए कहती हूं कि साइंस के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या खाते हो क्या पीते हो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। और कब इतनी बड़ी बीमारी लेके बैठ जाओगे कैंसर जैसी, आजकल तो फलाना कैंसर ढिकड़ा कैंसर क्या क्या आता है। चलो प्रोटोप्लाज्म, मैंने कहा सेल के अंदर क्या होना चाहिए, सेल के अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य होना चाहिए। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आप इस चीज को देखने की कोशिश करो। देखो अगेन मैं आपको कह रही हूं, आपने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत बार सेल्स देखी है। मैंने अपनी प्लांट्स की सेल, बैक्टीरिया की सेल बहुत बार देखी है, बिकॉज़ मैंने बीएससी बायोटेक किया था, उसको डेमोस्ट्रेट किया था, तो मैंने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वहां खूब सेल्स देखी है, राइट। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मान लो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और कोई भी सेल होती है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन। और हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ, हाँ बताएंगे आगे कोका कोला में क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। कोका कोला के अंदर होती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्राकृतिक शर्कराएं डलती हैं, जैसे स्पार्टेन, जैसे सुक्रालोज, ये सब नुकसान पहुंचाती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल के अंदर एक होता है बीचों बीच इस तरीके से न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम यहाँ पर केंद्र कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूक्लियस को नाभिक कहा जाता है। अब आप केमिस्ट्री वाले सारे फिजिक्स वाले पढ़ोगे। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है, इसको केंद्र कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ये सारे आगे एग्जाम में आते हैं पॉइंट। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गला कितना खराब हो गया, इतने दिन से गले को कुछ नहीं हुआ, क्लास के टाइम में खराब हो। केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब बच्चा बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में किस तरीके से लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड। कैसा? बचपन में आपने जेली जेली टॉफी खाई होगी, उसमें क्या था? गाढ़ा लिक्विड था, ठीक जेली जेली टॉफी जैसा एक गाढ़ा लिक्विड पड़ा हुआ होता है। इस गाढ़े लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। समझ में आ गई? कोशिका द्रव्य, ये सारे नाम समझ में आने से एग्जाम में आती है सारी चीजें, फिर आप पकड़ के बैठ जाओगे ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, इंट्रोडक्शन में पढ़ाती है, इंट्रोडक्शन में वो टाइप एग्जाम में तो आती है इंट्रोडक्शन क्या होता है, जहां से क्वेश्चन बन जाएगा इंट्रोडक्शन। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड रहता है। देखो ये लिक्विड अलग है, मैं अलग अलग पेन से बताऊंगा आपको, ये लिक्विड अलग है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड रहता है ना, इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है बच्चों। और इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर है राइबोसोम, यहाँ पर है लाइसोसोम, यहाँ पर है गोल्जी बॉडी, ये सब आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े सब पढ़ाऊंगी मैं। इन सबको मिला के ये सब क्या है? ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। कोशिकांग, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। मैंने क्या लिखा? हम क्या पढ़ रहे थे? सुनो, हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था सेल के अंदर क्या होता है, तो आपने कहा मैम
सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है, सामने का क्वेश्चन मेरा नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा पार्ट है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितना भी सारा पार्ट है, सारे नाम लिखे हैं, इन सबको एक साथ मिला दूं तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। और ये सबकी सेल्स में होता है, हमारी सेल में है, प्लांट में है, गाय भैंस घोड़ा बकरी, जब सबकी सेल्स को निकालकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। इसका मतलब मैम प्रोटोप्लाज्म दो टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ है। सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाता है एग्जामिनर। प्रोटोप्लाज्म जिसको आप हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, ये द्रव्य दो टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा होता है सॉलिड जो ठोस फॉर्म में है। आप ऊपर वाले डायग्राम से बताओ कि प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट कौन कौन सा था। भाई साइटोप्लाज्म में तो गाढ़ा लिक्विड है मैम, तो साइटोप्लाज्म जिसको हमने कोशिका द्रव्य बोला, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसमें होता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में। एग्जामिनर का क्वेश्चन यही था क्या कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ, तो या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये होगा। और प्रोटोप्लाज्म के जो सॉलिड पार्ट थे उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ऑर्गेनेलीज कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। मैम हर एक जीव के शरीर की कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है। और ये जीव द्रव्य क्या कहलाता है, किसी भी कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको एक साथ जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो उसका लिक्विड पार्ट में दो लिक्विड आएंगे। साइटोप्लाज्म कहां होता है, तो आप खुद आंसर कर सकते हो, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। देखो ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो एक तरीके का लिक्विड पड़ा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दो लिक्विड है जो प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड वाला पार्ट यानी ठोस वाला भाग है उसको हम सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेल के कोशिकांग होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। जैसे बच्चों ये देखो, जैसे बच्चों ये देखो, ठीक है। लैपटॉप पे क्लासेस का मुझे नहीं पता ये चलेगा या नहीं चलेगा, प्लीज ये मुझे नहीं पता है। आपकी क्लासेस का आपकी एप्लीकेशन पे एक टेक्निकल नंबर दिया हुआ है, प्लीज आप उनसे कोऑर्डिनेट करो। ये रहा सेल का फोटो, ये रहा न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये देखो सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, ये सारा कुछ मिलकर क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्म बना रहा है, जीव द्रव्य बना रहा है। इसका मतलब मैम हम बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, और लिविंग्स वही है जिसमें सेल्स हो और सेल्स के अंदर क्या हो, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब हमने लिविंग्स के दो कैरेक्टर पढ़ लिए, दो लक्षण पढ़ लिए, और तीसरा कैरेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात। दो कैरेक्टर हमने पढ़ डाले कि लिविंग्स के बॉडी में सेल्स होनी चाहिए और सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जीव द्रव्य। और साथ साथ में बहुत सारी बातें कर ली, वो तो बात अलग है। तो ये रही आपकी आज की क्लास। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सारे लक्षण बताऊंगी लिविंग्स के, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही ऊपर से पढ़ा नहीं, मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे पढ़ाने की जल्दबाजी नहीं है, आपको पढ़ने की भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि आपको आज की क्लास में कोई डाउट है, आपने पढ़ाया है मेरे से आगे मत चलना, बस है ना, मेरे से आगे मत चलना। इतना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट तो मुझे बताओ। आप कहोगे मैं आज की क्लास में आपने टाइम पास कर दिया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अरे वो एग्जाम के क्वेश्चन है कि वायरस में क्या, वायरस कब बना होता है, तो पढ़ाया, बताओ किसका बना होता है। हां, तो वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ हो सकते हैं, नो, एक वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, है ना। एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। कैप्सिड किसका बना हुआ होता है, कैप्सिड बना हुआ होता है बच्चा, कैप्सिड नो कैप्सिड, मैंने स्पेलिंग गलत दिया क्या, कैप्सिड मैंने हो सकता है और दिन बाद पढ़ाने में छूट गया। कैप्सिड का मतलब होता है आवरण, उसका कोट, ठीक है बच्चा। ओके, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ, प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट का नाम बताओ। क्वेश्चन तो एग्जाम के नहीं, खराब नहीं है। मैंने कहा मैं थोड़ा कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर में बहुत ठंडा मौसम था और कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। कश्मीर जाके मुझे, हालांकि पहले भी मैं यही सोचती थी कश्मीर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कश्मीर घूमने के बाद, कश्मीर में 6 दिन रहने के बाद मैंने ये ठाना कि कश्मीर को किसी भी कीमत पे हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि कश्मीर तो इतना जन्नत है हमारी इंडिया की, भारत की आन बान शान है कश्मीर, है ना। हो गया, टाटा बाय बाय, कल आपसे कोई डाउट नहीं है, सबसे आगे मेरे पास स्क्रीन पे कमेंट, मैम कोई डाउट नहीं है मैम, माय फर्स्ट बैच बहुत बढ़िया, पहला ही बैच आपने इतना अच्छा बैच ज्वाइन किया, ओके कोई डाउट नहीं है। आपकी रात में क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की, और जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है फटाक से एडमिशन लीजिए इस बैच के अंदर, और अपने आसपास के बच्चों को बता दीजिए अगर साइंस पढ़नी है तो इस वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच के अंदर एनरोलमेंट करवा लें, क्योंकि ऐसा बैच आपको बार-बार नहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन पढ़ाई तो देंगे आपको, प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करवा देंगे। हां, एसएससी का बहुत जल्दी आपको एक पूरा कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे मिलेगा, है ना। थिंक एसएससी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और जिसके पास पहले फ्यूचर कोड एप्लीकेशन था उसको अपडेट कर लो, थिंक एसएससी का नाम चेंज हो गया उसका। बाकी टीचर्स बहुत शानदार शानदार टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और आसपास के बच्चों को जरूर बताना इस बैच के बारे में। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, कल संडे ना, कल क्लास रखें क्या, आप लोग संडे को कुछ काम नहीं होता है ना, मैं तो फ्री हूं, मुझे क्लास लेने का मूड है, क्योंकि मैं भी 3-4 दिन लगातार क्लास लूंगी, कुछ काम नहीं है, संडे को आप घूम के आ गए, आप घर में क्लास लेने का काम है। चलो फिर, अच्छा कल फ्री हूं आपकी, ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एप्लीकेशन पता चल जाएगा आपकी क्लास होगी कि नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।